हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव, राइवल्स एकेडमी से। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू राइवल्स एकेडमी ऐप। दो स्टूडेंट्स हु आर सीइंग दिस ऑन यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी राइवल्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यही जो वीडियो है ये आप हमारा जो बैच है अचीव 2024 विच इज बेसिकली फॉर क्लास 12 सीबीएसई, क्लास 12 सीबीएसई के लिए हमारा ये बैच है। तो आप वहाँ पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप YouTube पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो चैप्टर्स है उसकी समरी वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको उस चैप्टर के नोट्स वगैरह मिले, आपको पर्टिकुलर नोट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ मिले, तो आप कोशिश कीजिए कि आप राइवल्स एकेडमी ऐप पर जाएं और वहाँ पे अचीव 2024 क्लास 12 सीबीएसई का जो बैच है उसको बाय करें। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिलेगा विच विल हेल्प यू थ्रू योर क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स, right? So this is basically the first video for our class 12th English syllabus. So यहाँ पे इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है, क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है, जो मेन रीडर है हमारी, उसका हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर फर्स्ट इज द लास्ट लेसन, राइट? हमारा जो पहला ही लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन, विच इज रिटन बाय एल्फोंसो डॉडेट, राइट? तो अल्फोंसो डॉडेट ने ये चैप्टर जब लिखा था तो बेसिकली ही वांटेड टू डिस्क्राइब अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? जो फ्रेंच जो कंट्रीज हैं, राइट, फ्रांस जो कंट्री है, ये जो ऑथर हैं अल्फोंसो डॉडेट, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफी जाने माने ऑथर हैं। और उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जहाँ से जो फ्रांस है उसके अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे, तो वो सारी चीजें उन्होंने डिपिक्ट की हैं, राइट? यहाँ पर पर्टिकुलरली हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट द ऑथर, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द लेसन। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दिस वीडियो कैन explain all the different things, all the different aspects of your first chapter, right? So सबसे पहले start करते हैं। Alphonse Daudet, he is basically the author of this particular chapter, and यहाँ पे सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। तो Alphonse Daudet is considered to be one of the most iconic names of French literature, राइट? फ्रेंच लिटरेचर के अंदर सबसे ज्यादा जाने माने जो राइटर हैं वो माने जाते हैं अल्फोंसे डॉडेट। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके जो वर्क है वो उस टाइम पे फ्रेंच के फ्रांस की जो कंट्री है तो वहाँ के जो लाइफ है उसे सबसे ज्यादा रिलेटेड इन्होंने लिटरेचर लिखा, राइट? सो इनकी जो एक्चुअल लाइफ है उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, right? So many of Alphonse's works drew inspiration from instances of his own life. However, Alphonse till date is considered by many literature lovers to be one of the handful writers who portray human emotions in a very realistic manner. तो रियलिस्टिक मैनर में बहुत ही वास्तविक तरीके से जो रिलेशंस पोर्ट्रे किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जो रिश्ते दिखाए जाते हैं, तो उनको बहुत ही रियलिस्ट तरीके से वास्तविक रूप से उन्होंने अपने लिटरेचर में इस चीज को शो किया, राइट? आफ्टर दैट लेट अस मूव ऑन टू द पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेसन। अभी हम देखते हैं लेसन के बारे में, राइट? तो लेसन किस चीज के बारे में? द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, a short story set in the backdrop of Franco-Prussian War, is narrated from the perspective of a little boy named Franz, right? तो यहाँ पे हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट रहेगा एक छोटा सा बच्चा, दैट इज whose name is फ्रांस, ठीक है? और उसी के आईज के थ्रू हम ये स्टोरी को देखेंगे। अब उसके हिसाब से जो स्टोरी है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे मेन बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो स्टोरी है दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इवेंट ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अब फ्रैंको प्रूशियन वॉर क्या था उसके बारे में देख लेते हैं।
The story deals with the occupation of Alsace-Lorraine in the year 1870, when Bismarck's army stormed the area and held it under the Prussian control right until World War One. तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से थोड़ा सा पहले, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से थोड़ा सा पहले, कुछ सालों पहले, कुछ टाइम पहले ही, जो बिस्मार्क की आर्मी है, बड़ी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल लीडर रह चुके हैं बिस्मार्क, तो उनकी आर्मी ने जो एल्सेस और लॉरेन की जो टेरिटरी है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लिया था। और वहां पे ऑक्यूपाई करने के बाद क्या हुआ कि वहां का जो पूरा एरिया है, वहां का जो पूरा सिस्टम है, वो एक तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो गया, एकदम से चेंज हो गया वो। So यहाँ पे आप देख सकते हो कि the story provides us a brief yet memorable glimpse of how one's language is rooted to one's identity and what happens when there's an attempt to slowly sever the tie between a people and its language by a powerful enemy. तो यहाँ पे स्टोरी में ये चीज डिपिक्ट की जाएगी कि किस तरीके से अगर एक पावरफुल एनिमी आपके एरिया पे, आपकी कंट्री पे अटैक कर देता है और उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज से सेपरेट हो जाते हैं, राइट? किस तरीके से उनको कोशिश की जाती है कि वो अपनी लैंग्वेज से अलग रहे, राइट? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, या तो आप इसको रिसोर्स कह सकते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट फीचर कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का। तो whenever this kind of thing happens कि कोई पर्टिकुलर एनिमी कंट्री जो है वहां से आपको ऑक्यूपाई कर लिया गया है, तो उस टाइम पे वो जो कंट्री है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि जो बहुत लंबे टाइम तक किसी भी कंट्री को अपने अंडर रूल में रखा जाए, और बहुत लंबे टाइम तक अपने इन्फ्लुएंस में, अपने अंडर रूल में रखने के लिए एक बेसिक सी चीज है, वो क्या होती है कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको हम कैप्चर करें। और लैंग्वेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी का, राइट? सो हियर, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर भी यही चीज देखी देखी जाएगी कि किस तरीके से बिस्मार्क की जो आर्मी है, तो वो जो आर्मी है वो किस तरीके से लोगों को उनके लैंग्वेज से अलग करते हैं। So it also highlights how language comes to the surface in times of crisis when one's identity is most threatened. जब किसी की भी आइडेंटिटी को सबसे ज्यादा खतरा रहता है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात हम अपने नाम के बारे में बताते हैं, राइट? जब भी हमारी आइडेंटिटी की बात होती है, हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं कि हम किस कंट्री से हैं, हम किस एरिया से हैं। और ये सारी बातें बताते बताते क्या होता है नॉर्मली कि हम, हमारी जो लैंग्वेज है वो जो निकल के आती है, जो हमारी बोली निकल के आती है, हमारा जो एक्सेंट निकल के आता है, उसी से बहुत सारी चीजें हमें पता भी चल जाती हैं, सामने वाले पर्सन को पता चल जाती है कि ये किस एरिया से रिलेटेड है, राइट? तो यहाँ पर भी यही बात आती है कि इस टाइम पर जब किसी की भी सोसाइटी को खतरा रहता है एनिमी से, तो एट दैट टाइम, ये जो क्राइसिस का जो टाइम होता है, ये परेशानियों का जो टाइम होता है, तो उस टाइम पे लैंग्वेज किस तरीके से एक हेल्पफुल एक हेल्पफुल एस्पेक्ट निकल के आता है एक सोसाइटी के लिए। So the last lesson is a great reminder of how we cannot take our language for granted and how important it is to love and learn one's language in order to protect one's individual and collective identity. राइट? तो किस तरीके से ये जो लेसन है, ये जो लास्ट लेसन है, ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है हमारी आइडेंटिटी को सेव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में हम देख रहे थे, तो एक बार हम देख लेते हैं, फ्रांस के मैप में हम देख लेते हैं। तो 1872 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली ईस्टर्न फ्रांस in the time of in the year of 1870 and 1871। तो इस टाइम पे फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो चल रहा था, उस टाइम पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आपको एरिया दिख रहा है, राइट? यहाँ से और इस तरफ ये जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है, ये आपका लोरेन का डिस्ट्रिक्ट है, राइट? एंड ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका एल्सेस का डिस्ट्रिक्ट है, राइट? तो ये आपका बिल्कुल एक्चुअली में आप ये कह सकते हो, आप इसको या तो आप ईस्ट में कह सकते हो, या आप इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी कह सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको उस टाइम पर
जो आर्मी है, बिस्मार्क की आर्मी है, उसने कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर जो फिर उसके बाद एक तरीके से जर्मन लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ऑलरेडी यहाँ पर ये एक्चुअल में जो फ्रांस की टेरिटरी है, बट यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, उसके बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस जो है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो पता चली। अब हम देखते हैं कि यही जो चीज है हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर, यही जो चीज है, ये जो हमारा पर्टिकुलर एक सिनारियो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से फ्रैंको प्रूशियन वॉर में फ्रांस के जो लोग हैं उनको इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो बिल्कुल सेम जो सिमिलर सिचुएशन जो है वो हमारे लिए भी आई थी। कभी जब हमारी कंट्री इंडिया जो है वो जब ब्रिटिश रूल के अंडर थी, तो उस टाइम पर हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। और वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो आज के टाइम में हमारे साथ चल रही है। राइट, तो वो प्रॉब्लम क्या है उसको एक बार हम देखते हैं। सो एक सिमिलर एनेक्डोट है, एनेक्डोट मीन्स अ सिमिलर स्टोरी। सो दिस इज बेसिकली अ सिमिलर स्टोरी ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। इंडिया में सबसे पहले उस टाइम पे क्या हुआ था कि व्हेन ब्रिटिशर्स केम, जब ब्रिटिश आए थे, तो उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग थी। राइट, ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी किस चीज की, जो हमारा यू नो एक तरीके से जब ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप कर रहे थे, और उस टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो चल रहे थे, और ब्रिटिशर्स जो है वो कोशिश ये कर रहे थे कि जितने भी पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए और बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो उनसे कमाया जाए। उसी टाइम पर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है वो चल रहे थे। राइट, एजुकेशन के जो सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे। उससे पहले इंडिया में क्या चलता था, उससे पहले इंडिया में हमारे जो गुरुकुल सिस्टम है वो चलता था कि लोग जो है वो गुरुकुल में जाते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे। आपने बहुत सारे जैसे सीरियल्स में देखा भी होगा, महाभारत में, रामायण में आपने देखा भी होगा कि उस टाइम पे जो गुरुकुल है वहां पे पेड़ों के नीचे गुरु बैठते थे, ऋषि बैठते थे, और उनके जो शिष्य हैं उनके सामने बैठ के, उनके स्टूडेंट उनके सामने बैठ के उनसे पढ़ते थे, उनसे टीचिंग लेते थे। सो उस टाइप की जो टीचिंग है वो बेसिकली क्या थी, वो वैल्यू बेस्ड थी, वो मोरालिटी बेस्ड थी। राइट, तो वैल्यू बेस्ड जो टीचिंग है वो मोस्टली कहाँ से आती थी, वो हमारे शास्त्रों से आती थी, वेदों से आती थी। राइट, तो उसी चीज को सोसाइटी के अंदर स्प्रेड किया जाता था, उसी चीज को सोसाइटी के अंदर सिखाया जाता था। बट जैसे जैसे रिफॉर्म्स आने लगे थे, जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया यहाँ पर, और धीरे धीरे जब जो इन्फ्लुएंस एजुकेशन का वो इंक्रीज होने लग गया, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम भी आई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना एक एजुकेशन सिस्टम प्रेस करना चाहते थे इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पर आते हैं लॉर्ड मैकॉले लाइट में। राइट, लॉर्ड मैकॉले उस टाइम पे एक तरीके से फिलोसफिस्ट थे, फॉर रिफॉर्मिस्ट थे। तो उन्होंने क्या कोशिश की कि उन्होंने एक तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश की। अब उस टाइम पे बेसिकली दो ग्रुप थे। एक तो ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप था। राइट, ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप ऐसा था पूरे नेशन में जो चाहते थे कि कंट्री के अंदर जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस में या ट्रेडिशनल तरीके से ही होनी चाहिए। जो पढ़ाई है उसको आप हमेशा रीजनल लैंग्वेजेस में करवाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। तो लोगों को उनके रूट्स के साथ जोड़े रखने के लिए ओरिएंटलिस्ट जो ग्रुप्स थे, ओरिएंटलिस्ट जो पीपल थे, उन्होंने यही चीज बताई थी कि हम ट्रेडिशनल जो तरीका है उसी को फॉलो करेंगे। और दूसरा जो ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर इंग्लिश जो एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, ताकि वो लोग भी अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको इंक्रीज कर सके। अब यहाँ पर लॉर्ड मैकोले का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। तो प्रेसिंग हिज डिबेट टू वेस्टर्नाइज इंडिया, वेस्टर्नाइज इंडिया मतलब इंडिया को वेस्टर्न तरीके से रिफॉर्म करना। तो वेस्टर्नाइज करने के लिए द ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड मैकॉले, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो प्रेसिडेंट थे लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने फेब्रुवरी सेकेंड 1835, ये डेट आप याद रख सकते हैं, बहुत सी जगह पे आपको काम में आएगी।
अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपको ये डेट बहुत काम आएगी। और नॉर्मली भी जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में, जनरल स्टडीज में ये डेट पूछी जा सकती है। तो February 2 1835 को लॉर्ड मैकॉले ने एक मिनट ऑन एजुकेशन ड्राफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और ये जो मिनट ऑन एजुकेशन ड्राफ्ट है, ये बेसिकली क्या था? दिस वाज बेसिकली अ ट्रीटीज दैट ऑफर्ड definitive reasons for why the East India Company and the British government should spend money on the provision of English language education in India। यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन का जो प्रोविजन है, की जो बात है, वो लॉर्ड मैकॉले ने इस मिनट ऑफ एजुकेशन में की, मिनट ऑन एजुकेशन में की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पेज ऑफ द ड्राफ्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉर्ड मैकॉले ने बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये बोला कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर आपको खर्च करने की जरूरत है, बिकॉज वो ये मानते थे कि यहाँ पे जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इंडिया को बहुत लंबे समय तक एक तरीके से अपने रूल के अंडर रखने में उनको विक्ट्री हासिल हो जाएगी, राइट। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को लोगों के रूट्स के अंदर, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में डाल देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग हमें भूलेंगे नहीं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी लोग हमें नहीं भूल पाएंगे, राइट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी रिफॉर्मेटिव, उनके लिए रिफॉर्मेटिव था, बट एक तरीके से इस चीज के बहुत सारे अलग अलग जो ओपिनियंस हैं वो लोगों के माइंड में थे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये मिनट ऑन एजुकेशन दिया। अब ये जो मिनट ऑन एजुकेशन है बेसिकली उन्होंने इस चीज के ऊपर इतना टाइम यूज किया, अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोल दी कि इफ इट वाज इफ इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से ये जो मिनट ऑन एजुकेशन है इसके लास्ट ड्राफ्ट में, लास्ट जो इसका पोर्शन है इसको एंड इस तरीके से किया। उन्होंने ये बोला कि अगर ये मिनट ऑन एजुकेशन जो है ये अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है तो मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। तो यहाँ पर मेन बात जो है वो ये आती है कि यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, और वो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या थी कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, ठीक है। यूरोपियन लाइब्रेरी मींस यूरोप में जितना भी आपका जो लिटरेचर बनता है, राइट, यूरोप में जितना भी लिटरेचर बना हुआ है वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, राइट। तो यूरोप में जितना भी आपका लिटरेचर बना हुआ है उसके बारे में उन्होंने एक बात कही थी कि a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। उन्होंने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात कही थी कि इंडिया और अरेबिया, या एक तरीके से आप ये लगा लो कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और वहां पे आसपास के जो एशिया के और दूसरे जो कंट्रीज का जो लिटरेचर है, अगर उसको हम पूरा मिला देंगे, अगर हम पूरा उसको एड अप कर देंगे तो भी यूरोपियन लिटरेचर की सिर्फ एक शेल्फ उसके बराबर रहेगी, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे यूरोपियन लिटरेचर को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया, इतना बड़ा उन्होंने एक तरीके से इन्फ्लुएंस उसका दिखा दिया कि यहाँ पे अब लोग इंडिया के अंदर उस टाइम पे जब ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने जो इम्प्लीमेंटेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का वो करना शुरू कर दिया था, तो उस टाइम पे लोग जो हैं वो इस चीज के ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ऐसा क्या है यूरोपियन लिटरेचर में कि वो मतलब पूरे इंडिया के मतलब पूरे लिटरेचर समझ, पूरा जो कंप्लीट लिटरेचर है उसके कंपेरेबल में, उसके इक्वल है। तो ऐसा क्या है, तो लोग वो रीड करने लग गए और धीरे धीरे वो एक सोसाइटी में एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए जहां पे वो अपने आप को दूसरों से ऊपर मानने लग गए। तो ये जो चीज है ये बेसिकली यहीं पर हमारा जो डाउनफॉल है वो होना स्टार्ट हो गया, राइट। अगर हम पूरे हिस्टोरिक मूवमेंट को देखें, हालांकि लॉर्ड मैकॉले ने संस्कृत को बड़ा ही अप्रिशिएट किया था, संस्कृत लैंग्वेज जो है उसको बड़ा ही अप्रिशिएट किया था, संस्कृत टेक्स्ट को अप्रिशिएट किया था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम यहाँ पर
अपना इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम इंडिया के अंदर अपने जो रूट्स हैं वो खो देंगे। तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन इम्प्लीमेंट करना, लोग के दिलो दिमाग में भरना, फ्यूज करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस मिनट के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि ये यहाँ पे एडमिट करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम इंडिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं एज ए नेशन, ठीक है, तो हमें अपना लिटरेचर जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो, यहीं से आप इस चीज को देख सकते हो कि एक्चुअल में जो ये जो थॉट है कि किसी भी कंट्री के अंदर अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना उस कंट्री के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया स्कूल सिस्टम्स में, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को टर्न ओवर किया, बिल्कुल बदल दिया, वही जो चीज है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने के लायक है। इसी चीज की वजह से इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा है। हम आज भी हम हम भले ही अभी हम इंग्लिश का ही चैप्टर रीड कर रहे हैं, बट स्टिल हम भले ही अगर कहीं पर किसी पर्सन को हम ये देख लेते हैं ना कि वो हिंदी बोल रहा है, राइट, जिस जगह पे उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए बट वो वहां पर हिंदी बोल रहा है, तो हम उसी टाइम पर उस इंसान को क्या सोचते हैं कि हम उसको नीची नजरों से देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं बिकॉज क्योंकि हमें ये लगता है कि वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रिवेलेंट है, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पर। तो इसीलिए इस चीज को हम सोचते हैं, और यही जो चीज है ये हमारे माइंड में आज तक फिट की जा चुकी है, आज तक भी फिट है। और ये चीज उस समय पे स्टार्ट हुई थी व्हेन लॉर्ड मैकॉले इन 1835 ही गेव हिज मिनट ऑन एजुकेशन। तो ये जो था ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि आपको इस चैप्टर में एक्चुअल में एक्सपेक्ट क्या करके चलना है, कि हम चैप्टर से क्या सीखेंगे। तो हम चैप्टर से यही सीखेंगे कि बेसिकली जो लैंग्वेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी लैंग्वेज को होल्ड करके रखना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंट्री पर्सन के लिए, किसी भी कंट्री मैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो हमें अपनी ही कैप्टिविटी से, अपनी ही बाउंडेशन से निकलने के लिए हेल्प कर सकती है, राइट। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो प्रोग्रेस करता है। वी विल सी दिस द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर in the next video.